हेलो ऑल द स्टूडेंट्स। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा हेनरी फ्योल, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं। मैनेजमेंट में भी इनको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस के साथ पढ़ा जाता है। इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हेनरी फ्योल का टर्म जो है वो 1841 से 1925 है। वाज अ पायनियरिंग फिगर। पायनियरिंग का मतलब होता है अग्रणी, सबसे आगे रहने वाले इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? प्रबंध और प्रशासन के विचार में जिनके थॉट्स को हम पढ़ते हैं। क्रेडिटेड विद डेवलपिंग वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरीज। और ऐसा कहा जाता है इन्होंने सिद्धांत बहुत ही शुरुआत में बहुत ही व्यापक तौर पर सिद्धांत दिए हैं। हिज वर्क लेड द फाउंडेशन मतलब बेसिक तैयार करना आगे के लोगों के लिए, आगे के थिंकर्स के लिए। उनके कामों ने एक फाउंडेशन तैयार किया फॉर मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज के आधुनिक लोक प्रशासन के फाउंडेशन को तैयार करने वाले एक बहुत अच्छे फिगर है ये। एंड बिजनेस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जो आज मॉडर्न में जो व्यवसाय से रिलेटेड प्रैक्टिसेस हैं उनकी थ्योरीज दी। फेयोल्स थ्योरीज एम्फसाइज सिस्टमैटिक, और फेयोल की जो जितनी भी थ्योरीज है वो प्रोसेसेस, मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड डिवीजन ऑफ लेबर पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करती है। कंटिन्यू टू शेप ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस टुडे। और आज हम जो संगठन की प्रथाएं देख रहे हैं उनको एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रदान करती है, एक अच्छा आकार देती है फेयोल्स की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी भी सिस्टमैटिक थ्योरीज। फेयोल की अर्ली लाइफ कैसी थी और एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है वो देखते हैं। हेनरी फ्योल जो है उनका जन्म होता है 29 जुलाई 1841 में इन इस्तांबुल, टर्की में, टू फ्रेंच पेरेंट्स। और इनके पेरेंट्स जो थे वो फ्रेंच थे। हिज फादर एन इंजीनियर वर्कड ऑन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। और उनके फादर जो थे वो एक इंजीनियर थे जो काम करते थे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स पर इन द ऑटोमान एम्पायर था उसमें। फेयोल्स फैमिली मूव्ड बैक टू फ्रांस। और बाद में जो फेयोल की फैमिली थी वो फ्रांस की ओर मूव करती है, चली जाती है ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, फेयोल के बचपन में। वेयर ही परस्यूड हिज एजुकेशन। और फिर फ्रांस में ही उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखते हैं। फेयोल ट्रेंड एज अ माइनिंग इंजीनियर। अब फेयोल जो है ट्रेंड होते हैं, उनकी जो जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो कैसे होती है? माइनिंग इंजीनियरिंग के रूप में होती है एट द प्रेस्टिजियस इकोल नेशनल सुपीरियर डेज माइंस इन सेंट इंटेन फ्रांस। और इनकी जो ये स्कूल है वो माइनिंग इंजीनियर के तौर पर ही इनकी शिक्षा होती है पूरी। और ये यहाँ पर इनकी प्रेस्टिजियस कॉलेज और स्कूल हम कह सकते हैं। नाउ हिज टेक्निकल, एजुकेशनल एंड अर्ली कैरियर, जो उनका टेक्निकल करियर था, एजुकेशनल था और अर्ली करियर जितना भी था इन माइनिंग प्रोवाइडेड विद हिम द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इन पूरी शिक्षा ने इनको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया दैट इन्फॉर्म्ड हिज मैनेजमेंट थ्योरीज। और बाद में जाके इनको वो जो करियर था मैनेजमेंट की थ्योरीज डेवलप करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये एक माइनिंग इंजीनियर थे। प्रोफेशनल करियर देखते हैं। फ्योल बिगेन हिज करियर इन 1860। अब इनका जो रियल करियर स्टार्ट होता है वो 1816 में इन एट द माइनिंग कंपनी कौन सी थी? फ्रांस में इसका नाम है इस कंपनी का। जहां इन्होंने सबसे पहले अपनी माइनिंग का काम स्टार्ट किया वो कंपनी थी, फ्रांस की कंपनी थी कॉम्पिंग डी कमेंट्रे फॉर सैम्बियो डी ज़ैवेले। इनकी कंपनी का नाम फ्रांस में है। लैंग्वेज इन फ्रांस। ही रिमेन्ड विद कंपनी फॉर नियरली 50 ईयर्स। और वो अपनी कंपनी के साथ बने रहते हैं 50 सालों तक। सर्विंग एज एन इंजीनियर, पहले इंजीनियर बनते हैं, फिर मैनेजर एंड इवेंचुअली एज द कंपनीज डायरेक्टर। और लास्ट में वो डायरेक्टर बनते हैं। टॉप टू बॉटम हम कहते हैं ना, बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो पहले ये निचले स्तर से ऊपर तक, टॉप तक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 50 सालों का इनका अनुभव रहता है। नाउ रेस्क्यूइंग द कंपनी, फेयोल्स टुक ओवर्स एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। अब मैनेजिंग डायरेक्टर कब बनते हैं? वो 1888 में, ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस फॉर द कंपनी। जब कंपनी के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस, अर्थव्यवस्था क्राइसिस आ जाती है अंडर हिज लीडरशिप, लेकिन वो उसके लीडर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं। द कंपनी रिकवर्ड एंड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्राइजेज इन द रीजन। लेकिन फेयोल के जो इतने अच्छे विचार थे, साथ में उनकी जो इंटेलिजेंस थी, उसके वजह से रिकवर्ड हो जाती है फाइनेंशियल क्राइसिस और एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस वो कंपनी उभरती है। उस रीजन में वो पूरा रीजन जो था वो कंपनी पहले तो फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करती है, लेकिन फेयोल की लीडरशिप के अंदर वो वापस रिकवरिंग हो जाता है सब कुछ। लेगेसी एज अ प्रैक्टिशनर।
और वो किस तरह से प्रैक्टिस करते थे, हिज एबिलिटी, जो उनकी योग्यता थी, टू रीस्टोर द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी, जितनी भी प्रॉफिटेबिलिटी थी कंपनी की किस तरह से वापस आती है, सॉलिडिफाइड हिज रेप्यूटेशन, और जितनी भी कंपनी की इज्जत थी वो भी वापस आती है एज एन इफेक्टिव मैनेजर। और इन सब में किसका बड़ा योगदान था, फेयोल का, इसीलिए लेगेसी एज अ प्रैक्टिशनर। अब हम देखते हैं फेयोल की आइडियोलॉजी, वो क्या मानते थे बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। वो कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, यानी कि लोक प्रशासन जो है, वो निजी प्रशासन ही है, इक्वल है, कोई इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं है। वो मानते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर वो मानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन होता है, इक्वल टू मैनेजमेंट, प्रबंध और प्रशासन एक ही है। ये उनकी विचारधारा है कि प्रबंध और प्रशासन एक ही है। फिर वो एक बात कहते हैं कि ओनली वन एडमिनिस्ट्रेशन, आज हमारे सामने क्या है, ओनली वन एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट मेनी। लोग बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर आए, जैसे पब्लिक अलग है, प्राइवेट अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, मैनेजमेंट अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है। नहीं, वो मानते हैं, उनकी विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी कहती है कि हमारे सामने आज एक प्रशासन है, अलग अलग नहीं है, ओनली वन एडमिनिस्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ अस, नॉट मेनी। तो ये इनकी आइडियोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट, इसे हमने डायग्राम से समझा। अब देखते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब फेयोल का मैनेजमेंट, प्रबंध और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही मानते हैं कि क्या है वास्तव में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। देखते हैं रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट एज अ डिसिप्लिन। फेयोल इज बेस्ट नोन, फेयोल बहुत अच्छे से जाने जाते हैं फॉर हिज सेमिनल वर्क्स, उनके अच्छे कामों के लिए, उनके अच्छे जो वर्क हैं, लिटरेरी वर्क्स, उनके लिए। एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल एंड जनरल, ये फ्रेंच में नाम है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होकर बनता है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर मैनेजमेंट क्यों आया है, क्योंकि वो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को एक ही मानते हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल टू मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट यूज़ कीजिए चाहे एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ कीजिए। इसीलिए ये दोनों सब्जेक्ट्स के लिए ये थिंकर बहुत ही इंपॉर्टेंटली इनको स्टडी किया जाता है। तो इनकी किताब आती है, पहले इनकी किताब में एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड था, लेकिन जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की जगह मैनेजमेंट आ गया, क्योंकि मॉडर्न मैनेजमेंट के थिंकर्स ने कहा कि ये मैनेजमेंट के हैं, लेकिन इन्होंने, फेयोल ने कभी इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है। पब्लिश्ड इन 1916, इनकी किताब है जो जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ फेयोल, पब्लिश्ड होती है 1916 में। इन दिस बुक, और इस किताब में हम देखते हैं आउटलाइन, इन्होंने एक आउटलाइन किया, एक सर्कमफेरेंस ड्रॉ किया हिज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, अपनी जितनी भी थ्योरीज है, प्रिंसिपल्स है, विच हैव बिकम द फाउंडेशन, जो एक फाउंडेशन बनती है किसी भी थ्योरिस्ट के लिए, किसी भी विचारक के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विचारक के लिए, वो सारा इस किताब में है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले वो अपने वर्क के प्रिंसिपल्स बताते हैं, जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं। तो सबसे पहला वर्क जो आता है प्रिंसिपल में, जो इन्होंने 14 प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत PYQs में इनका और यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूरा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, डिवीजन ऑफ वर्क, इसका मतलब है कार्य का विभाजन। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है डिवीजन ऑफ वर्क। स्पेशलाइजेशन इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी। अब किसी भी चीज़ में अगर स्पेशलाइजेशन है तो वो अपने आप अल्टीमेटली क्या इंक्रीज करेगी, प्रोडक्शन को। बाय डिवाइडिंग वर्क इनटू स्मॉलर स्पेसिफिक टास्क, फेयोल मानते थे कि किसी भी काम को अच्छी तरीके से करने के लिए हमें उसे पहला तो उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवीज़न करना है वर्क का। जो काम जो व्यक्ति कर सकता है उसे वो काम अच्छे से देना है, तो उसका डिवाइडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्या इंपॉर्टेंट है, हर काम को छोटे छोटे स्मॉल पीसेज में डिवाइड करो टास्क में, ताकि वो काम जल्दी हो सके। और लाइक पर्सन ए को एक बॉक्स, पर्सन बी को सेकंड, एंड पर्सन सी को सी। इससे क्या होगा, पर्सन ए के ऊपर बर्डन नहीं आएगा और उसको जितना काम दिया हुआ है वो एफिशिएंटली उस काम को पूरा करेगा स्पेशलाइजेशन के साथ, और इससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। वरना अगर एक ही इंसान को सारे वर्क एक साथ दे दें तो उस पर क्या हो जाएगा, एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाएगा, वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए फेयोल मानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में डिवीजन ऑफ वर्क। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एम्प्लॉयज़, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, शुड फोकस ऑन टास्क, उनको सिर्फ काम पर ध्यान देना चाहिए। वेयर दे एक्सेल एज इट इन्हेंसेस एफिशिएंसी एंड क्वालिटी, फिर उससे क्या होगा, उनके काम में उनकी क्वालिटी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अब हम देखते हैं कि एक कंपनी है जो किसी चीज़ का मैन्युफैक्चर करती है, मतलब कुछ चीज़ बनाती है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी जो है वो फैन का प्रोडक्शन करती है, राइट, पंखे बनाती है, ठीक है। द असेंबली लाइन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टास्क,
और ये जो डिफरेंट डिफरेंट टास्क में इसको डिवाइड किया गया है असेंबली लाइंस को। लाइक ग्रुप ए है वो फैन के जो पार्ट्स होते हैं 3 जो उसके फैन के होते हैं वो बनाएंगी, सेकंड मोटर बनाएगी, और थर्ड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी ये सब कुछ फिट करेगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया। तो वन टीम ग्रुप ए टीम जो है वो असेंबल करेगी पार्ट्स को, इन 3 पार्ट्स को। फैन की डिज़ाइन कैसी होती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक फैन है 1 2 एंड 3 इस तरह की। तो पार्ट 1 जो क्या करेगा वो सारे डिज़ाइंस को असेंबल करेगा, उसका ये काम है, उसके अलावा वो कुछ और नहीं करेगा। तो ये काम उनका कंप्लीट होने पे पार्ट बी की तरफ आ जाएगी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मोटर लगाने वाला काम। तो पार्ट 2 वो काम करेगा और पार्ट 3 क्या करेगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फिट कर देगा। तो ये सबको अपना अपना अलग अलग काम दे रखा है। अगर ए ने अपना काम अच्छे से कर लिया तो बी तक वो काम जल्दी चला जाएगा, और बी करके सी और सीधा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो वो कहते हैं कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में असेंबलिंग अ लाइन डिवाइड इनटू डिफरेंट टास्क, डिफरेंट डिफरेंट टास्क को टीम्स में डिवाइड कर दीजिए। और जैसे कि कोई असेंबल कर रहा है पार्ट, अनदर हैंडल क्वालिटी चेक, मान लो कोई दूसरा जो बी ग्रुप है वो क्वालिटी चेक कर रहा है, थर्ड हैंडल्स पैकेजिंग, और थर्ड वाला पैक कर रहा है फैंस को। तो हो गया काम, डिवाइड हो गया, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया काम, और वो काम तुरंत अपने जो गोल है उस तक पहुंच जाएगा। तो ये है डिवीजन ऑफ वर्क, असेंबल करना। राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? अथॉरिटी का मतलब होता है प्राधिकार, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही या फिर एक डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजर्स मस्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स। मैनेजर्स कौन होते हैं? जो टॉप लेवल से ऑर्डर पास करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को। तो मैनेजर्स के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए, ये सत्ता होनी चाहिए, प्राधिकार होना चाहिए कि वो ऑर्डर्स दे, बट दे मस्ट ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शन। लेकिन उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि उन्होंने जो काम निचले सबऑर्डिनेट्स को दिया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो उन्हें वापस वो वर्क कंप्लीट करके दे। तो जो काम वो नीचे हैंड ओवर कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स को ही रखनी होगी। तो ये होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जो अथॉरिटी दे रहा है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी उनके एक्शंस की, वो जो क्या काम बता रहे हैं उसकी। तो मैनेजर मस्ट हैव द अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स, ऑर्डर देने की अथॉरिटी होती है, बट दे मस्ट ऑल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है फॉर देयर एक्शंस, अपने कामों के लिए। फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अथॉरिटी इज द पावर टू मेक डिसीजंस। अथॉरिटी क्या होती है? अपने डिसीजंस लेने की पावर होती है, शक्ति होती है कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। वाइल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है अकाउंटेबिलिटी को फॉर दोज डिसीजन। अकाउंटेबिलिटी मतलब अगर आपने जो आदेश दिया है वो अच्छा हो या बुरा, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आपको ध्यान रखकर वो आदेश नीचे तक सबऑर्डिनेट तक पहुंचाने हैं। वो आदेश जितने भी हैं, वो कमांड जो है वो अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए और विद लॉ होनी चाहिए। तो ये अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना अथॉरिटी के नहीं, और अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में नहीं आती। इसलिए सेकंड हम देखते हैं प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। अ प्रोजेक्ट मैनेजर, कोई एक मैनेजर है जो प्रोजेक्ट का है, असाइन टास्क टू टीम मेंबर्स। उसने कोई अपने टीम मेंबर्स को, एक अथॉरिटी है ना कि उसने एक टीम को टास्क दिया है कुछ करने का, तो उसको इस बात का इंश्योर करना पड़ेगा द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि उसने जो टास्क दिया है वो कंप्लीट हो टाइम पर। ये नहीं कि उसने अपनी अथॉरिटी, अपना ऑर्डर देके छोड़ दिया और टीम कर रही है जब कर रही है, नहीं, उसकी साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो टाइम टू टाइम ये चेक करे कि जो उसने वो काम दिया है वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो ये है एग्जाम्पल। हम हर चीज़ को एग्जाम्पल से समझेंगे जो क्लैरिटी बनी रहे। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। तो डेफिनेशन हम देखते हैं। एम्प्लॉय मस्ट ओबे। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। अनुशासन कब आएगा? जब एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय होते हैं जो काम करते हैं किसी संगठन के अंदर, मस्ट ओबे, उनको रूल का पालन करना पड़ेगा, जो रूल उनको मिलेगा, एंड रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एग्रीमेंट्स टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्डर। और ये डिसिप्लिन का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी चीज़ की रिस्पेक्ट करनी ज़रूरी है। कोई भी ऑर्डर मिला है उनको, और मेंटेन करना पड़ेगा करिकुलम को, ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्डर जो उन्हें मिले हैं उसको। ये है डेफिनेशन। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिसिप्लिन इंश्योर्स, जो अनुशासन है वो इस बात को सुनिश्चित करता है स्मूथ फंक्शनिंग। अगर डिसिप्लिन है तो स्मूथ फंक्शनिंग चलेगी बाय इन्फोर्सिंग कंप्लायंस विद ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। इसका मतलब कि कोई भी संगठन
अगर अच्छे से काम करना चाहता है, स्मूथ फंक्शनिंग चाहता है, तो वो क्या चीज़ पर जोर देगा? कॉम्प्लियंस, अच्छे सुचारू रूप से काम करने की पॉलिसीज़ पर जोर देगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल आता है अ रिटेल स्टोर, एक रिटेल स्टोर है, इन्फोर्सेस पंक्चुअलिटी रूल्स, वो कहती है कि पंक्चुअल रहना है, एकदम टाइम पर आना है सबको, एम्प्लॉयज़ को हु अराइव लेट, अगर एम्प्लॉय जो उसके शॉपकीपर्स हैं या एम्प्लॉय हैं वो लेट आते हैं विदाउट अ वैलिड रीज़न, कोई रीज़न के बिना ही, हाँ इफ़ कभी कभी कोई रीज़न आ जाता है तो ठीक है, अगर विदाउट रीज़न वो वैलिड जो नहीं है रीज़न भी, फिर भी वो लेट आ रहे हैं, मे रिसीव्स वार्निंग, तो उनको पहले वार्निंग देनी चाहिए, और वार्निंग के बाद भी वो अगर ना सुधरे तो फिर पेनल्टीज़ लगानी चाहिए, उनकी सैलरी कट करनी है, फिर इस तरह से उन्हें एक भय दिखाना चाहिए, एक डर दिखाना चाहिए, ठीक है। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी संगठन को, मैनेजमेंट को अच्छे से स्मूथली रन करने के लिए डिसिप्लिन तो होना चाहिए, राइट। फिर हम देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड, वेरी इंपॉर्टेंट, और फेयोल इसके सबसे बड़े समर्थक थे। और कौन इसके मतलब इस चीज़ का खिलाफ था? तो वो टेलर था, हमने पहले वीडियोज़ में बात की है। टेलर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं करते हैं, वो कहते हैं, वो फंक्शनल फॉर्मेनशिप की बात करते हैं, वो कहते हैं कि किसी के भी 8 बॉस होने चाहिए, किसी भी एक एम्प्लॉय के, राइट। बट यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि सिर्फ उन्हें जो लेने की, आदेश लेने की एकता से संबंधित है। ये इसका मतलब कि कोई भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय है, उसको अगर ऑर्डर मिल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सुपरवाइजर से ही ऑर्डर मिले, ना कि बहुत सारे लोगों से, ठीक है। तो हम देखते हैं डेफिनेशन, एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन, यहाँ पे ना यूनिटी ऑफ कमांड, ओनली वन की बात की गई है, सुपीरियर, उसके ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, कोई अलग अलग बॉस नहीं होने चाहिए, उससे वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसको किसकी बात माननी है ना माननी है, उससे उसके प्रोडक्शन पर हैंडर परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। तो एवरी एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डिफरेंट सुपीरियर्स कैन कॉज कंफ्यूजन एंड इनएफिशिएंसीज। एक व्यक्ति है, उसकी कैपेबिलिटी है कि वो सिर्फ एक ही इंसान से ऑर्डर लेता है, लाइक ये इसका सुपीरियर है, लेकिन इफ़ उसको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलने लग जाएंगे तो वो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि उसे किसकी बात माननी चाहिए और किसकी बात नहीं माननी चाहिए। इससे उसकी कार्यक्षमता पर भी प्रभाव पड़ेगा, वो नहीं कर पाएगा, इतना कंफ्यूज हो जाएगा, वो सबके ऑर्डर्स फॉलो ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए फेयोल कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो करो, एक व्यक्ति एक सुपीरियर से आदेश ले, वन एम्प्लॉय का एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है। फिर एग्जाम्पल देखते हैं, इन अ स्कूल का एग्जाम्पल देखते हैं, टीचर रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। टीचर को, अब टीचर्स को ना, जितने भी टीचर्स होते हैं उनको रिपोर्ट करना है प्रिंसिपल को, नॉट डायरेक्टली टू द स्कूल बोर्ड, लेकिन टीचर्स को डायरेक्टली स्कूल बोर्ड को रिपोर्ट नहीं करना है, उनको सिर्फ जितने भी टीचर्स हैं उनको सिर्फ प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना है, अपनी कोई भी बात है तो प्रिंसिपल तक कहना है, ठीक है। स्कूल बोर्ड एंश्योरिंग अ क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी, यहाँ हमें पता है कि टीचर्स को किसको जाकर किसी एक प्रिंसिपल को बोलना है, कोई भी बात हो, प्रिंसिपल को भी अगर किसी को ऑर्डर देना होगा तो वो सिर्फ टीचर्स को देगा, पर्टिकुलर टीचर को, लेकिन जो लोग हैं, टीचर्स हैं, वो बोर्ड, स्कूल के बोर्ड को जाकर नहीं बोलेंगे, वहाँ पर वो प्रिंसिपल देख लेगा अपना, लेकिन टीचर्स का काम है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना। तो इससे पता चलता है कि किसी एक पर्टिकुलर टीचर के ऊपर बहुत सारे लोगों का आदेश का पालन नहीं करना है, उसे सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल के रूल को फॉलो करना है, राइट। तो ये एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी हो गई ना। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, निर्देश की एकता। डेफिनेशन देखते हैं, टीम्स विद द सेम ऑब्जेक्टिव शुड वर्क अंडर अ सिंगल प्लान एंड लीडर। कोई टीम है जिसके ऑब्जेक्टिव्स, जिसके गोल्स सिमिलर हैं, जिसको एक ही चीज़ लाइक प्राप्त करनी है, उसका एम भी सेम है, ऑब्जेक्टिव भी सेम है, तो उन्हें एक ही टीम में डाल दो। उन्हें शुड वर्क अंडर अ सिंगल प्लान, और उन्हें उस प्लान के अंदर ही काम करना है और एक ही लीडर के अंदर काम करना है, उन्हें उस लीडर से ही आदेश मिलना चाहिए, तभी उनकी लाइन जो है अथॉरिटी की वो क्लियर रहेगी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, दिस इंश्योर्स, इस बात को सुनिश्चित करता है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स एंड अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। इसका मतलब कि जो वर्क का डुप्लीकेशन है, बार बार इधर से उधर आदेश लेना नहीं, सिर्फ मतलब एकदम अवॉइड करना चाहिए डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने चाहिए, समन्वय के साथ काम होना चाहिए। एक ही काम को बार बार दोहराने का जो ये सिस्टम है वो बंद करो, इससे टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर एग्जाम्पल देखते हैं हम,
मार्केटिंग टीम, एक टीम है मार्केटिंग लॉन्जिगम प्रोडक्ट वर्क्स अंडर वन मैनेजर टू एग्जीक्यूट एन यूनिफाइड एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी रेदर देन परस्यूइंग कन्फ्लिक्टिंग कम्प्लेक्स कैंपिंग्स। इसका मतलब है कि कोई एक कंपनी है, उत्पाद करती है वो किसी चीज़ का, लाइक कुछ लॉन्च करती है प्रोडक्ट को, उस टीम का जो अलग अलग तरीके के एग्जीक्यूट है कि किसी, मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं कि कोई कंपनी है, उसे एक प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो एडवर्टाइजिंग का काम डिफरेंट कंपनीज़ को दे देती है तो इससे क्या होगा, बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। उसे क्या करना चाहिए, ये पूरा एडवर्टाइजिंग जितना भी एडवर्टाइज करना है वो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी को हैंड ओवर कर देना चाहिए कि वो जो कंपनी है उसका एडवर्टाइजमेंट देख लेगी। तो ये सारा काम किसी एक के अंडर चला गया, ठीक है, उसे निर्देश दे दिया कि इसको सारा एडवर्टाइज करना है, तो उन्हें क्या होगा, डिफरेंट जाके कैंपेन्स नहीं लगाने पड़ेंगे। और ये इसका एक एग्जांपल को शॉर्ट करके मैंने आपको बताया है। फिर हम देखते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका मतलब, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर व्यक्तिगत हित को ना टाल देना चाहिए, कि व्यक्तिगत हित नहीं, जनरल इंटरेस्ट होना जिसमें सबका हित शामिल हो। हम जब पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं एक रूसो की जनरल विल की थ्योरी, वहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट मिल सकता है कि हम देख सकते हैं कि रूसो क्या कहते थे कि सबकी विल्स को मिलाकर, ठीक है, जनरल विल बनाओ जिसमें सबकी विल, सबकी इच्छाएं सम्मिलित हो। किसी का पर्टिकुलर व्यक्ति का इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ना किसी ऑर्गेनाइजेशन तो एक संगठन है, संगठन में सबकी इच्छा काम करनी चाहिए। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं देना है तर्ज, किसकी देनी है, जनरल इंटरेस्ट की, ठीक है। इसका मतलब है कि व्यक्तिगत हित को सामान्य हित के अधीन रखना। पहले कौन से हित आएंगे, जनरल इंटरेस्ट आएंगे, और इंडिविजुअल इंटरेस्ट इसके अंडर आएगा। फिर हम देखते हैं डेफिनेशन, द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन का इंटरेस्ट, किसी संगठन का जो हित है, शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट को उसके अंडर ही रखो, ठीक है। नाउ एक्सप्लेनेशन, एम्प्लॉयज शुड प्रायोरिटाइज द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अब एम्प्लॉय को खुद की बेनिफिट से ज़्यादा क्या सोचना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे संगठन का विकास, हमारा संगठन किस तरह से अपने गोल को अचीव करे जल्दी से जल्दी, ओवर पर्सनल गेन्स, अपने खुद के पर्सनल गेन्स को साइड में रख के, वैन एट वर्क, जब वो काम कर रही हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं, इन अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कोई लोक प्रशासन का एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं अवॉइड यूजिंग ऑफिस आवर्स फॉर पर्सनल टास्क। वो क्या करते हैं, अपने जो पर्सनल जो आवर्स होते हैं, अपने जो पर्सनल उनके पास समय होता है, वो उसको अवॉइड कर देते हैं पर्सनल टास्क को, फोकसिंग इंस्टेड और सर्विंग सिटीजन। और कभी कभी वो अपने जो उनकी लिमिटेड टाइम होती है उनकी जॉब का, उससे भी परे जाकर वो सर्विंग करते हैं सिटीजन्स के लिए। तो ऐसा कौन करते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल हम देख सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि वो फोकस कर रहे हैं, खुद के काम को एक बार उन्होंने साइड में रखा है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड में रखा है, और किसके इंटरेस्ट की बात सोच रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट की बात सोच रहे हैं। तो वहाँ पर वो क्या होता है, बहुत अच्छा शो होता है, राइट। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है, विच इज़ रिलेटेड टू सैलरी और वेजेस और पारिश्रमिक, जो लेबर का जो होता है, हक बनता है पैसा फेयरली, वो देखते हैं डेफिनेशन। एम्प्लॉयज मस्ट बी फेयरली कंपनसेटेड फॉर देयर एफर्ट्स। अब एम्प्लॉय को उनके काम के अनुसार फेयरली उनको प्राइस मिलना चाहिए, और प्रयासों के अनुरूप जो उनका बनता है, उनका फेयर वेजेस होते हैं, वो उन्हें मिलने चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। किसी कर्मचारियों को, जो कर्मचारी होते हैं किसी संगठन के अंदर, फेयर मतलब एक फेयर होना चाहिए, एडिक्वेट पे मोटिव्स एम्प्लॉयज एंड इंश्योर जॉब सेटिस्फैक्शन। इससे क्या होता है, अगर उन्हें उचित और पर्याप्त, जो उनके लिए एकदम पर्याप्त है वैसा वेतन अगर उन्हें दिया जाएगा, तो वो क्या रहेंगे, वो मोटिवेटेड रहेंगे, वो कर्मचारी बहुत अच्छे से संगठन का काम करेंगे, और उन्हें वो प्रेरित करेगा, एक मोटिवेशन देगा कि हाँ, हम अपनी नौकरी से संतुष्ट हैं, हम अपनी जॉब से बहुत सेटिस्फाई हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, ऑफर्स कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड बोनसेस, वो एक बहुत अच्छा लाभ देती है, और एक तरह से कहते हैं ना कि कंपनी बहुत अच्छे से बोनस देती है टाइम टू टाइम। रिटेन टॉप टैलेंट, ताकि वो रिटेन कर पाए, रख पाए टॉप मैनेजमेंट को, टॉप टैलेंट को अपनी कंपनी के अंदर रख पाए। तो उस मोटिवेशन को बनाने के लिए वो क्या करते हैं, टाइम टू टाइम अच्छी सैलरीज, उनकी इंक्रीमेंट अच्छा देते हैं, ताकि उनकी परफॉर्मेंस और हाई हो सके। तो वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा चलाने के लिए रेम्यूनरेशन होना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब है केंद्रीकरण।
किसी भी चीज़ का केंद्रीकरण होना, द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज कंसंट्रेटेड एट द टॉप लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप की अथॉरिटी कौन सी है? ये है टॉप अथॉरिटी। यहाँ पर सारी पावर्स आकर कंसंट्रेट हो गई है। ओके, ऑल पावर कंसंट्रेट। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सारी पावर एक जगह पर कंसंट्रेट है। अगर अथॉरिटी निकलेगी, आदेश निकलेंगे तो कहाँ से निकलेंगे? इस इंपॉर्टेंट सेंट्रलाइज्ड फिगर यही सबको आदेश देगा और सारे लोग किसको रिपोर्ट करेंगे? इसी को। तो सारी पावर कहाँ सिक्योर्ड है? यहाँ पर। तो डेफिनेशन देखते हैं, द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसंट्रेटेड एट द टॉप लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल पे सारी पावर कंसंट्रेट रहेगी, एक जगह स्थापित रहेगी। सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन साइज। अब वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा है, उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, ठीक है, उसकी पर्टिकुलर क्या स्थिति है। स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जो छोटे संगठन होते हैं, वो माइट सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग उनमें कम होता है, विद लार्जर वंस में डेलीगेट अथॉरिटी, और ज़्यादा बड़े संगठनों में ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल, इन अ स्मॉल स्टार्टअप, कोई स्मॉल सा स्टार्टअप है, द CEO मेक्स मोस्ट डिसीजन सेंट्रलाइज्ड। क्योंकि देखिए, जैसे बड़ा संगठन है, यहाँ पर इसका मतलब है कि कोई बड़ा संगठन है, बहुत ही बड़ा, तो उसमें हो सकता है कि बहुत लोग ऊपर के CEO हों, मिक्स्ड हों, लेकिन छोटे संगठन में ज़्यादातर डिसीजंस कौन लेता है? सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी लेता है, CEO लेता है। तो ज़्यादा देखने को कहाँ मिलता है सेंट्रलाइजेशन? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट? और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग बहुत सारे अलग अलग अथॉरिटी के द्वारा देखने को मिलती है। हम एग्जांपल यहाँ पे छोटी सी कंपनी का, स्टार्टअप का लेते हैं। CEO मेक्स मोस्ट डिसीजन सेंट्रलाइज्ड, बट इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, बड़ी बड़ी जो MNCs कंपनियाँ होती है, डिसीजन मेकिंग इज डेलीगेटेड टू रीजनल मैनेजर्स फॉर, बाद में जाके वो डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है, क्योंकि अब CEO एक है और वो इतनी ज़्यादा कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत फैली हुई ब्रांचेज है उसकी, अब सब जगह तो वो निगरानी नहीं रख सकता ना, तो उसको डेलीगेशन करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करनी पड़ेगी, अपनी पावर्स को नीचे के अथॉरिटीज़ तक पहुंचानी पड़ेगी, मैनेजर्स तक। तो वहाँ पे इतना देखने को नहीं मिलता है सेंट्रलाइजेशन, लेकिन कहाँ देखने को मिलता है? छोटे छोटे स्टार्टअप्स पे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्केलर चेन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल। डेफिनेशन देखते हैं हम इसका। तो अ क्लियर हायरार्की मस्ट एग्जिस्ट वेयर कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब एक ट्राइंगल बनाते हैं हम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और एक क्लियर लाइन ऑफ अथॉरिटी यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट, यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट है और ये बॉटम। तो अब ऑर्डर कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? ऊपर से लेकर नीचे तक। ऊपर वाली अथॉरिटी नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स को क्या करेगी? ऑर्डर देगी और उन्हें वो फॉलो करना पड़ेगा। तो अ क्लियर हायरार्की, यहाँ पे एक हायरार्की, पद सोपान की व्यवस्था देखने को मिलती है, वेयर कम्युनिकेशन, कोई भी संचार, फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक आता है, ठीक है। ऊपर वाले ऑर्डर देंगे, नीचे वालों को फॉलो करना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इट स्टैब्लिश एन अनब्रोकन चेन ऑफ अथॉरिटी, लेकिन बीच में कहीं पर अनब्रॉक नहीं हो सकती, टूट नहीं सकती है, वो एकदम क्लियर है। अथॉरिटी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, सब एक दूसरे के प्रति जवाबदेही है और सबको ऊपर वाले ऑर्डर को फॉलो करना ही। फिर हम देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं कि इन अ हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल के अंदर इंस्ट्रक्शंस फॉलो फ्रॉम द डायरेक्टर टू डिपार्टमेंट हेड्स। किसी भी देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन कहाँ से फ्लो होते हैं? डायरेक्टर जो होता है वो अपने डिपार्टमेंट हेड्स को करता है, देन नर्सेज एंड अदर स्टाफ मेंबर्स, फिर जो हेड्स होते हैं डिपार्टमेंट के, वो नर्सेज तक वो सारे ऑर्डर्स फ्लो करते हैं। तो टॉप टू बॉटम। नाउ ऑर्डर देखते हैं, और हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, स्केलर चेन में कभी कभी बहुत डिले हो जाता है, लाल फीताशाही आ जाती है, तो उसको हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए एक और प्रिंसिपल आता है गैंग प्लांक का, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल में ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। तो डेफिनेशन, देयर शुड बी अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, पीपल एंड मटेरियल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी एक ऑर्डर होना चाहिए, एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होना चाहिए कि पीपल भी हो, मटेरियल भी हो एक ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के अंदर। वरना अगर पीपल नहीं है तो एक ऑर्डर नहीं है ना, कि ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, मटेरियल ही है तो पीपल नहीं है, तो उनको चलाएगा कौन? तो ऐसा हर चीज़ प्रॉपर वे में होनी चाहिए, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए।
एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग शुड बी इन द प्रॉपर प्लेस, सब अपनी अपनी जगह पर, स्मूथ काम तभी होगा, फंक्शनिंग तभी होगी, अपनी अपनी जगह पर होना चाहिए। एग्जाम्पल इन अ वेयर हाउस, जहाँ पर कोई एक वेयर हाउस है जहाँ पे बहुत सारी एक कहते हैं ना स्टोर रूम टाइप का वो है। प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एंड स्टोर्ड सिस्टमेटिकली टू इंश्योर ईजी रिट्राइवल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इसका मतलब कोई भी गोदाम है उसके अंदर जैसे उत्पादों का वर्गीकरण जो है ना वो व्यवस्थित रूप से है कि हाँ यहाँ पर इतने सामान पड़ा है, यहाँ पर, और अगर वो सब कुछ एकदम मिला जुला रहे और कोई ऑर्डर में नहीं हो तो सामने वाले को इतनी प्रॉब्लम्स होगी किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, और इससे क्या होगा इफेक्टिवनेस पर, मतलब जो ऑर्डर है, कोई अगर मान लो कस्टमर आ गया तो वो उसको दे ही नहीं पाएंगे टाइम पर। तो हर चीज़ एकदम सिस्टमेटिकली अरेंज होनी चाहिए, इसलिए एक ऑर्डर मेंटेन किया जाना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखते हैं इक्विटी क्या होती है। तो मैनेजर्स मस्ट ट्रीट एम्प्लॉयज फेयरली विद काइंडनेस। इक्विटी, सबके बीच में अनबायसनेस होना चाहिए, कोई बायस ना हो, मैनेजर सबके लिए इक्वल हो, सब उसके लिए इक्वल होने चाहिए, सबको फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, इक्वल ट्रीटमेंट, अगर हाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट होता है, ये क्या लेकर आता है लोगों के अंदर, लॉयल्टी फॉस्टर करता है। ठीक है, किस चीज़ को डेवलप करता है, लॉयल्टी, वफादार होते हैं फिर वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, अपने मैनेजर के प्रति, एंड अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट डेवलप होता है कि हाँ हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में तो पार्शियलिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट्स एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज टू इंश्योर फेयरनेस। किसी भी और संगठन को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए पॉलिसीज़ लाइक एंटी डिस्क्रिमिनेशन की, हमारे संगठन में किसी के लिए भी पक्षपात देखने को नहीं मिलता है, सब एकदम फेयर है पॉलिसीज़। इन प्रमोशंस, कोई भी प्रमोशन हो तो वो भाई भतीजावाद या फिर नेपोटिज्म देख के नहीं होना चाहिए, उनकी स्किल्स देख के होना चाहिए, कैसा उनका काम है वो देख के, मेरिटोक्रेसी के हिसाब से होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल एम्प्लॉय, सभी कार्मिकों को, सभी कर्मचारियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 12th हम देखते हैं प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है कोई काम का एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, किसी भी चीज़ में एक स्थिरता बनी रहनी चाहिए, डगमगाना नहीं चाहिए कोई भी चीज़ से, कभी जा रहा है कभी ऊपर आ रहा है, ग्राफ एकदम बैलेंस रहना चाहिए, पैरेलल चलना चाहिए। ठीक है, तो एम्प्लॉय नीड जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, आज आपकी जॉब है कल आपकी जॉब चली गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके टाइम में, आपके टेन्योर में सब चीज़ एकदम स्टेबल हो। एम्प्लॉय जो कर्मचारी होते हैं उनको जॉब की नीड होती है सिक्योरिटी टू परफॉर्म वेल, उनको चाहिए कि हमारी जॉब सिक्योर रहे, फिर हम अच्छे से काम करते रहेंगे। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हाई टर्नओवर डिस्टर्ब्स ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी एंड एफिशिएंसी। जो हाई टर्नओवर होते हैं, बीच बीच में जो बहुत ज़्यादा एक गैप आते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं एक तरह से, मतलब बीच में एक हिंडर करते हैं परफॉर्मेंस को, स्टेबिलिटी को और एफिशिएंसी को साथ साथ में ऑर्गेनाइजेशनल में। ठीक है, टर्नओवर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी प्रोवाइड्स अ परमानेंट पोजीशंस। आज गवर्नमेंट सरकारी नौकरी की इतनी वैल्यू क्यों है, क्योंकि वो एक परमानेंट पोजीशंस सबको देती है, प्रोवाइड करती है, इसीलिए लोग सब उसी की तरफ भागना चाहते हैं, फॉस्टर करते हैं जॉब सिक्योरिटी को। ठीक है, कि कर्मचारी गवर्नमेंट जॉब लग गई तो हमारे पूरे जीवन का जो है ना ऐसा रहता है कि बस एकदम फिक्स है सब कुछ, ऐसा रहता है। तो ये गवर्नमेंट एजेंसीज प्रोवाइड करती है, इस तरह प्राइवेट एजेंसीज को भी जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए। इनिशिएटिव्स क्या होते हैं, डेफिनेशन, एम्प्लॉयज़ कर्मचारी शुड बी फोकस्ड, शुड बी इंकरेज्ड, उसे इंकरेज होना चाहिए, उसे उत्साह मिलना चाहिए टू टेक इनिशिएटिव्स, नए नए इनोवेशन लेकर आना, इनिशिएटिव्स लेकर आना, सबको बोलने का अधिकार होना चाहिए। और क्या होता है कि कभी कभी हमें ज़रूरी नहीं है कि टॉप लेवल वालों को ही सारी समझ और वही हमें जो है बताए कोई आइडिया को, कभी कभी कोई निचला स्तर का आदमी जो नीचे कलर के लेवल पे काम करे वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा और प्रॉफिटेबल बनाने में भी अपने योगदान दे सकता है। तो सबको एक होना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि हाँ आप अपने आइडिया शेयर कीजिए, इनिशिएटिव्स लाइए एंड इनोवेट करिए, कुछ नई तकनीक लेकर आइए, कुछ नए आइडिया दीजिए विद इन द बाउंड्रीज ऑफ देयर रोल्स। चाहे आप सुपरवाइजर ही क्यों, मतलब सबऑर्डिनेट ही क्यों ना हो, सुपरवाइजर को आइडिया देने की एक लिमिट के बियॉन्ड जाकर भी आप दे सकते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों को प्रोवाइड कीजिए विद द फ्रीडम, बोलने की स्वतंत्रता टू प्रपोज आइडियाज़, फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी लेकर आना, इनोवेशन, मोटिवेशन, सबको अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स को ये देते हैं कि हाँ आप बोल सकते हो, आप भी आइडिया दे सकते हो, उन्हें एक मोटिवेशन लगेगा कि हाँ हमारी भी संगठन में एक इमेज है, मोटिवेशन मिलेगा। मैनेजर्स शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट, मैनेजर्स को ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, इस तरह सा मतलब पर्यावरण कह सकते हैं हम, एक कह सकते हैं ना एनवायरनमेंट, वातावरण बनाना चाहिए वेयर एम्प्लॉयज़, कर्मचारी फील एम्पावर्ड, कि उसे भी लगे कि हाँ मेरी भी कोई यहाँ पर रिस्पेक्ट है, मैं भी एक सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, मतलब उसे अच्छा लगना चाहिए। टेक एक्शंस द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो
पार्टिसिपेट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट में, ठीक है। एग्जाम्पल इन अ टेक कंपनी, एक टेक्निकल कंपनी है, एम्प्लॉय आर इनकरेज टू प्रपोज एंड डेवलप द न्यू ऐप फीचर्स। अब सभी एम्प्लॉय को एक न्यू ऐप लाने का, फीचर्स लाने का एक दिया जाता है कि हाँ आप कर सकते हैं। वन सच आइडिया प्रपोज द जूनियर डेवलपर, और किसी जूनियर डेवलपर ने एक न्यू ऐप को लॉन्च कर दिया, बिकम्स द कंपनीज मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट। और मान लीजिए वो ऐप से वो कंपनी जो है, टेक्निकल कंपनी जो ऐप क्रिएट करती है, वो बहुत ही हाई ऊंचाइयों पर चली गई, तो उस जूनियर डेवलपर को अच्छा प्रमोशन भी मिल सकता है उसकी वजह से, और इस तरह से बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो प्रिंसिपल आता है वो है एसिप्ट डी कॉप्स। इसका मतलब होता है समन्वय की भावना को डेवलप करना, स्पिरिट करना, यूनिटी की, प्रमोटिंग टीम स्पिरिट, किसी एक दूसरे के प्रति एकदम सद्भावना रखना, यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में इनहेंस कॉपरेशन एंड रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, एक दूसरे के प्रति जो है ना, एक दूसरे को वो कहते हैं ना कि लेग पुल करना या फिर नीचे गिराने की भावना नहीं होनी चाहिए, सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, टीम स्पिरिट होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से काम करना, सबके साथ मिलकर काम करना, टीम वर्क पे फोकस करना। एक्सप्लेनेशन, मैनेजर शुड फॉस्टर कमेंडराई अमॉन्ग द एम्प्लॉय टू क्रिएट सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड पर्पस। उन्हें लगना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन आपका ही है, अपने खुद से जुड़ा हुआ महसूस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग टीम स्पिरिट होनी चाहिए कि ये मेरी टीम है और मुझे इसके साथ काम करना है। इम्प्रूव्स मोरल, और ये उससे उनका मनोबल बढ़ाता है, इंक्रीज एफिशिएंसी भी बढ़ाता है साथ साथ। एग्जाम्पल, अ कंपनी ऑर्गेनाइजेस टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, तरह से उन्हें उनकी टीम को इन्हेंस करने के लिए टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ सच एज रिट्रीट्स एंड कोलैबोरेटिव वर्कशॉप, साथ में मिलकर काम करें, ऐसी वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाओ। स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स, उनके एम्प्लॉय का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का अच्छा होना चाहिए, एंड इम्प्रूव टीम वर्क, इससे टीम वर्क जो है इम्प्रूव हो जाता है। फिर हम देखते हैं फेयोल, जो बात करते हैं 5 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले फेयोल आउटलाइन द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो फेयोल है वो इंपॉर्टेंट और वेरी नीडी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बताते हैं, विच रिमेन हाईली रेलिवेंट, आज के टाइम में बहुत ही रेलिवेंट है। वो सबसे पहले है प्लानिंग। किसी भी प्लानिंग का मतलब क्या होता है? योजना बनाना। योजना मतलब कोई भी काम को हम एग्जीक्यूट करें, उसे इम्प्लीमेंट करें, उससे पहले है उसका एक ड्राफ्ट तैयार कर लेना, उसकी पहले प्री प्लान बना लेना, राइट, कि जब हम उस एक्शन को करें तो हमें फ्यूचर में किसी भी तरह के हिंडर्स को फेस ना करने, पहले ही एक प्लान बना लो अपना। कोई भी गोल अगर हमें अचीव करना है किसी भी तरीके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इवन इट्स रिलेटेड विद आवर स्टडी ऑल्सो, तो हम एक प्लान बनाते हैं, हम एक रूटीन बनाते हैं, तो वही प्लान हो गया। तो डिटरमाइनिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस, और ये हमें एक तैयार करके देता है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? अरेंजिंग रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइज मतलब हर चीज़ को आप इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है। लाइक रिसोर्स की ज़रूरत है हमें, तो हमें अगर रॉ मटेरियल की ज़रूरत है किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, तो वो सारे तरीके के रॉ मटेरियल को पहले अरेंज कर ले, एंड टास्क टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, और सभी टास्क को भी देख ले कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव है, हमें इतना कुछ बनाना है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर ले रिसोर्सेज को। फिर कमांडिंग, कमांड मतलब किसी चीज़ को आदेश देना, डायरेक्ट करना। तो डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन के बिना लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो अपने कर्मचारियों को डायरेक्ट करना टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, कि आपको अच्छा ये काम करना है, तो आपने कमांड दे दी। फिर आता है कोऑर्डिनेटिंग। सब लोग एक कन्फ्यूज़न होते हैं कि, और ये बहुत बार नेट में भी पूछा गया है कि कौन से 5 एलिमेंट्स है, PO CCC। तो अब CCC में दोनों में यहाँ पे O है एंड O है, तो अब इसे याद कैसे रखेंगे? तो हम एक बहुत शॉर्ट फॉर्म है MON, मॉन से हम याद रख सकते हैं, लाइक कमांड स्पेलिंग याद होनी चाहिए, फिर कोऑर्डिनेटिंग एंड एन से कंट्रोल, तो सबसे लास्ट में कंट्रोल आएगा। इसको एकदम सीरीज में पूछा जाता है क्वेश्चंस में, तो ये है कमांड, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो कमांड का मतलब डायरेक्ट करना, जितने भी लोग हैं डायरेक्ट करेंगे अपने कर्मचारियों को, उनकी ड्यूटीज़ कैसे परफॉर्म करनी है। फिर क्या होगा? कोऑर्डिनेट करना, समन्वय को स्थापित करना, इंश्योरिंग हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है एक बहुत समन्वय की भावना, सहयोग की भावना डेवलप करना अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स, अच्छे से, कि किस तरह से वो मिलजुल के काम कर सके एक दूसरे के प्रति, कि एक काम कर रहा है दूसरे को पता होना चाहिए कि हाँ ये इनका काम है, इनमें हमें इनको सहयोग करना है। कंट्रोल ज़रूरी है, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड मेकिंग एडजस्टमेंट्स। कंट्रोल के बिना डिपार्टमेंट में कभी कभी कंट्रोल नहीं होता है तो डिसिप्लिन नहीं होता है, तो कंट्रोलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस को बार बार चेक करना ताकि अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर आए। फिर देखते हैं यूनिवर्सल एडेप्टेबिलिटी है इस चीज़ की,
ये पांचों जो एलिमेंट्स हैं सब मैनेजमेंट में इसे अपनाया गया है। तो यूनिवर्सल अडेप्टेबिलिटी मतलब सार्वभौमिकता से इसको अपनाया गया। फेयोल आर्ग्यूड दैट हिज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड नॉट ओनली टू बिजनेस। फेयोल ये कहते हैं कि मेरे जो प्रिंसिपल है ना वो सिर्फ बिजनेस तक नहीं है बट ऑल्सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक भी वो उनकी जो जड़ें हैं वो फैली हुई है। एंड नॉन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, जो कमर्शियल है ज़रूरी नहीं कि वही से, हर डिपार्टमेंट ने इस तरह के 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अपनाया है। दिस यूनिवर्सलिटी मेक्स हिज वर्क रेलिवेंट अक्रॉस डिसिप्लिन, और ये बियॉन्ड द डिसिप्लिन जाकर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुए हैं फेयोल के लिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फेयोल्स के कुछ डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल्स एक्टिविटीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक वो 6 एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं। टेक्निकल एक्टिविटीज़ क्या होती है विच रिलेटेड टू डिजिटलाइजेशन टेक्निकल, और जो कि लोअर लेवल होती है, ठीक है, लोअर लेवल स्टार्ट यहीं से होता है। टेक्निकल एक्टिविटी दीज रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ, ये उत्पादनता और प्रोसेस, क्या प्रोसेस है, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग एंड एनी एक्टिविटीज दैट रिलेट टू द क्रिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कोई भी एक्टिविटी जो किस चीज़ से रिलेटेड है, प्रोडक्शन की, सर्विसेज की क्रिएशन से रिलेटेड है, जो एकदम लोअर लेवल पर होती है। टेक्निकल, दिस फंक्शंस इज प्राइमरी कंसर्न विद द टेक्निकल एस्पेक्ट्स हाउ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। ये बताता है कि कैसे कोई भी सामान है वो प्रोड्यूस्ड कैसे होता है, टेक्निकल लेवल पे बात की जाती है, ठीक है, कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रोड्यूस्ड किया जाता है। फिर आता है कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड है बिजनेस से। दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व बाइंग और सेलिंग, बिजनेस मतलब लेन देन, गुड्स और सर्विसेज कैसे आप बाजार में बिकता है, कैसे लिया जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, एंड एनी एक्टिविटीज दैट रिलेट टू द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विद कस्टमर, व्यापारियों तक कैसे पहुंच रहा है। हो गया ना कॉमर्शियल एक्टिविटी। फिर आता है फाइनेंशियल एक्टिविटी जिसमें पैसों के लेन देन की बात की जाती है। दिस इनकम्पासेस द मैनेजमेंट ऑफ, किस चीज़ का मैनेजमेंट, किस चीज़ का प्रबंधन, ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, पैसों के रिलेटेड रिसोर्सेज। इट इंक्लूड बजटिंग, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, कोई भी तरीका जिसमें पैसा इंक्लूड है, कैश फ्लो मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग फाइनेंशियल हेल्थ, वो सब इसमें आते हैं, इस एक्टिविटी में आते हैं। द गोल इज इंश्योर, और इस गोल को ये सुनिश्चित करना है कि दैट द कंपनी हैज़ इनफ कैपिटल टू ऑपरेट एंड ग्रो, कि कंपनी के पास क्या फेयर अमाउंट ऑफ कैपिटल है कि वो ग्रो कर सके। अगर कंपनी पैसों से डूब रही है, कुछ भी है, तो मार्केट में वो फेलियर कर पाएगी, तो उसका भी ध्यान रखना इस एक्टिविटी के अंडर आता है। सिक्योरिटी एक्टिविटी क्या होती है, इसका मतलब सिक्योरिटी मतलब क्या, सिक्योरिटी इज कंसर्न विद द प्रोटेक्शन, किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, ऑफ बोथ फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एसेट्स। कोई भी ऐसी चीज़ है, एसेट्स मतलब क्या होता है, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो कहते हैं ना धन, एसेट जो इंपॉर्टेंट है। दिस इंक्लूड्स इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज, एसेट है, एम्प्लॉय भी एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के, तो इनको देखना, सेफ्टी इनकी, अच्छा इन्वायरमेंट देना। द फिजिकल सिक्योरिटी भी ज़रूरी है, फैकल्टीज़ के लिए फैसिलिटी ऐसी होनी चाहिए। एंड द प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डाटा, किसी भी कंपनी का डाटा सिक्योर होना ज़रूरी है। एज वेल एज सेफ गार्डिंग अगेंस्ट फाइनेंशियल रिस्क एंड फ्रॉड भी नहीं होना चाहिए उस कंपनी के साथ। तो सिक्योरिटी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट। फिर आता है अकाउंटिंग एक्टिविटी जिसमें अकाउंट, लेखा जोखा सब कुछ रखना चाहिए। अकाउंटिंग इन्वॉल्व सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। किसी भी तरीके से अकाउंट मतलब कहते हैं ना कि हिसाब रखना ज़रूरी है कि क्या कंपनी में आया है, क्या गया है, तो हर चीज़ का अकाउंट रखना ज़रूरी है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, it ensures accurate financial statements, compliances with regulations and provide important data for financial decision making within the organization। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल डाटा, डिसीजन मेकिंग, सब चीज़ को एक रेगुलेशन के तौर पर अकाउंट किया जाए, एक साथ लेकर लेखा जोखा तैयार किया जाए, ताकि भविष्य में कुछ भी ज़रूरत पड़े तो हम उसको देख सकें। फिर एक और एक्टिविटी आती है जो कि सबसे टॉप अथॉरिटी की एक्टिविटी है, ये है मैनेजमेंट की अथॉरिटी, ठीक है, मैनेजमेंट मीन्स टॉप, ठीक है, टेक्निकल टू टॉप हम देखते हैं। मैनेजमेंट एक्टिविटी क्या होती है, दिस इज द ओवरएचिंग फंक्शंस दैट इंक्लूड्स प्लानिंग, यहीं से सारे प्लान बनते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, लीड किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है, कंट्रोल भी यहीं से किया जाता है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द, किसी भी संगठन में देख लो, प्लानिंग कमेटी जो होती है ऊपर की, मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है, यहीं से सारे आइडियाज़ निकलते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट अदर 5 एक्टिविटीज़, और यही रिस्पॉन्सिबल है टेक्निकल, कमर्शियल, फंक्शनल
फाइनेंशियल सिक्योरिटी अकाउंटिंग को हायर करने में, वर्क एफिशिएंटली इफेक्टिवली टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, और इन्हीं के द्वारा इसी मेन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के लीडिंग के अंडर ही ये सारी और बाकी की एक्टिविटीज़ काम करती है। तो यहाँ पे हमने एक्टिविटीज़ को भी पढ़ लिया, किसी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इन सब चीज़ों का एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है। फेयोल्स थ्योरी, फेयोल की जब हम थ्योरी देखते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, बहुत ही अच्छी तरीके से सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में, पर्टिकुलरली इन द फॉलोइंग एरियाज। कौन कौन से एरियाज हैं वो? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी की प्रशासनिक कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए फेयोल की एक्टिविटीज़ को आज देखा जाता है अच्छी तरीके से। फेयोल्स फोकस ऑन सिस्टमैटिक प्रोसेस, वो कहते हैं हर चीज़ एक सिस्टम में होनी चाहिए। एंड प्रिंसिपल्स प्रोवाइड, उन्होंने प्रिंसिपल दिए हैं हमें, एक स्ट्रक्चर बना के दिया है हमें कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इन प्रिंसिपल्स के आधार पर चलाइए, फिर देखिए आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना ग्रो करता है। तो स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस टू पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट, एम्फेसाइजिंग एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, जिसमें सब कुछ शामिल है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एम्फेसाइज जो भी कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी भी शामिल है, लोगों की जवाबदेही भी होनी चाहिए, साथ में एक पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट कैसा हो वो भी शामिल है, हर चीज़ शामिल, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ती है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, उन्होंने मैनेजमेंट को एज अ साइंस ट्रीट किया है, इतना सिस्टमैटिक अगर उन्होंने हर चीज़ को बताया है तो एक साइंस में ही होती है इतनी अच्छी स्टडी, तो उन्होंने मैनेजमेंट को एज अ साइंस बताया। ही ट्रीटेड मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन विद जनरल प्रिंसिपल दैट कुड बी टॉट, स्टडीड एंड अप्लाइड इन प्रैक्टिस। दिस आइडिया इन्फ्लुएंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आइडिया को पहुंचाया है एज अ साइंस। इन्होंने बताया कि ये यूनिवर्सल है, मेरे जो आइडियाज़ हैं वो यूनिवर्सली हर चीज़ में अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो एज अ साइंस, क्योंकि साइंस बहुत यूनिवर्सल बात करता है। रोल ऑफ मैनेजर क्या है, रोल ऑफ द मैनेजर भी बताया। फेयोल डिस्टिंग्विश बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स, फेयोल मानते हैं कि टेक्निकल स्किल्स जितनी भी होती है वो लोअर लेवल के होते हैं और मैनेजमेंट अपर लेवल का होता है। तो उन्होंने दोनों में अंतर बताए हैं कि दोनों के अपने अपने काम है, डिवीजन ऑफ लेबर है, तो दोनों अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। मैनेजर मस्ट फोकस ऑन प्लानिंग, मैनेजर का काम है सिर्फ प्लानिंग करो, ऑर्गेनाइज करो, लीड करो, रेदर देन टेक्निकल टास्क। टेक्निकल टास्क करने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल टास्क वालों को टेक्निकल टास्क करना चाहिए, ठीक है। तो मैनेजर का काम है सिर्फ प्लान बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना, बाकी औरों का काम। अब हर चीज़ की बहुत अच्छी एडवांसमेंट होती है तो डिसएडवांटेजेस भी हम देखने को मिलते हैं। क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन देखते हैं फेयोल के आइडियाज़ का। तो वाइल फेयोल्स कॉन्ट्रीब्यूशंस वर ग्राउंड ब्रेकिंग, अद्वितीय, वो कहते हैं ना एकदम शानदार थे, बट हिज थ्योरीज हैव फेस्ड क्रिटिसिज्म ओवर टाइम टू टाइम उनकी थ्योरी को क्रिटिसिज्म भी मिला। रिजिड एंड टॉप डाउन अप्रोच है, यहाँ पे बात की गई कि उन्होंने निचले स्तर को तो नकारा है और सिर्फ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता प्रदान की है, जबकि ऐसा है भी और नहीं भी। बिकॉज हम देखते हैं लाइक क्रिटिक्स आर्ग्यूज दैट, जो उनके आलोचक हैं वो इस बात के आर्ग्यूमेंट करते हैं दैट हिज एम्फेसाइज ऑन हायरार्की एंड अथॉरिटी, वो कहते हैं कि सिर्फ मैनेजमेंट प्रोसेस पे वो कहते हैं हायरार्की होनी चाहिए, ओवर रिजिड बना दिया है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर को फॉलो करो और टॉप टू डाउन बताइए, बॉटम टू टॉप अप्रोच नहीं बताइए। उन्होंने कहा कि अथॉरिटी तो आपको ऊपर से ही मिलेगी, आपको आदेश तो ऊपर से, यूनिटी ऑफ कमांड, आपको आदेश तो ऊपर से ही मिलेंगे। हायरार्की पे बहुत फोकस करते हैं फेयोल। ओवरलुक्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड, और किस चीज़ को ओवरलुक कर दिया है, अनदेखा किया है, एम्प्लॉय की पार्टिसिपेशन और कोलैबोरेशन को इन्होंने ओवरलुक कर दिया है, तो ऐसा बहुत क्रिटिक मानते हैं। कंसेप्चुअल लिमिटेशंस देखते हैं, सम फेयोल्स आइडियाज सच एज सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग में नॉट अप्लाई इफेक्टिवली इन मॉडर्न डिसेंट्रलाइज। और आज हम देखते हैं ज़्यादातर हर चीज़ का डिसेंट्रलाइजेशन हो चुका है, मतलब कोई भी जो कंसेंट्रेटेड ऑफ पावर है वो एक जगह पर स्थापित नहीं है, वो एकदम डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, डिसेंट्रलाइज है। तो आज उनकी कंटेक्चुअल जो लिमिटेशंस है वो सब जगह अप्लाई नहीं हो रही है, यूनिवर्सली तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। फिर लेक ऑफ एम्फेसाइज ऑन ह्यूमन रिलेशन, वो कहते हैं आपस में इस बात पे जोर देते हैं कि ह्यूमन के रिलेशंस आपस में कैसे होने चाहिए, उस पे जोर नहीं दिया गया है। फेयोल्स वर्क predates the human relations moment, therefore does not adequately address to employ motivation and behavior। वो प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉय के मोटिवेशन और बिहेवियर को बढ़ाने पे जोर नहीं देते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी की बात करते हैं। कंपैरिजन विद कंटेम्प्रेरी थ्योरिस्ट्स के साथ अगर हम कंपेयर करें तो फेयोल्स वर्क इज ऑफन कंपेयर्ड विद फ्रेडरिक विल्सलो टेलर, उनके काम को कंटेम्प्रेरी थे दोनों, ये एक दूसरे के समकालीन थे। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वाइल टेलर फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी थ्रू टास्क ऑप्टिमाइजेशन। टेलर तो कहते थे प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, और जो फेयोल हैं वो बताते हैं कि किस तरह से काम को किया जाना चाहिए प्रॉपर वे में।
तो टेलर फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड फेयोल एम्फेसाइज ऑर्गेनाइजेशनल, वो संगठन के ऑर्गेनाइजेशन को इफिशिएंट बनाने में बात करते हैं, और टेलर फोकस्ड करते हैं प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन पर थ्रू बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। फेयोल तो कहते हैं कि बेटर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस अच्छी होनी चाहिए। टुगेदर दे आर आइडियाज़ फाउंडेशंस ऑफ क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। लेकिन दोनों के आइडियाज़ को जब हम पढ़ते हैं मिलके तो हमें पता चलता है कि हाँ, दोनों ही बहुत ही साइंटिफिक थे, बहुत ही मॉडर्न अप्रोच इन्होंने दी है। नाउ हम बात करते हैं लेगेसी एंड रेलेवेंस टुडे, इन दोनों का क्या रेलेवेंस है आज। फेयोल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फेयोल के जितने भी प्रिंसिपल हैं रिमेन अ कॉर्नर स्टोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपार्ट है मॉडर्न मैनेजमेंट के। आधुनिक जो प्रबंध में हम देखते हैं आज जितनी भी मैनेजमेंट की स्टडी होती है फेयोल के बिना नहीं हो सकती। एजुकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में भी फेयोल को बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ा जाता है। हिज एम्फेसाइजेस ऑन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडरशिप कंटिन्यूज टू गाइड मैनेजर एंड पॉलिसी मेकिंग। आज उनके जितने भी आइडिया हैं वो आज बड़े बड़े मैनेजर्स को और पॉलिसी मेकर्स को गाइड करते हैं। मॉडर्न एप्लीकेशंस, कंसेप्ट्स लाइक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, आज जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनती है, डेलीगेशन होता है पावर्स का, अथॉरिटी को दिया जाता है, दूसरे लोगों में डिसेंट्रलाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन ड्रॉ हैवीली फ्रॉम कहाँ से ली गई है, फेयोल की थ्योरीज से। इन्फ्लुएंस ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। लाइक फेयोल्स प्रिंसिपल्स आर टॉट इन बिजनेस, फेयोल के प्रिंसिपल्स को बिजनेस स्टडीज में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स में वर्ल्ड वाइड पढ़ाया जाता है। कंक्लूजन देखते हैं, हेनरी फेयोल वॉज अ विजनरी थिंकर, वो बहुत ही दार्शनिक थे। हुज वर्क ब्रिज द गैप, उनके वर्क ने गैप को खत्म किया थ्योरी और प्रैक्टिस में, वो दोनों को साथ में लेके चलते हैं। मैनेजमेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रबंध और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो एक ही मानते हैं। एंड हिज प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड ए सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क, एक बहुत अच्छा सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर तैयार किया जिससे ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कार्यक्षमता बढ़े। इन्फ्लुएंसिंग काउंटलेस लीडर्स, बहुत लोगों को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, स्कॉलर्स, इंस्टीट्यूशंस को। वाइल सम ऑफ हिज आइडियाज हैव बीन अडेप्टेड एंड और चेंज्ड, थोड़े उनके आइडियाज चेंज हो चुके हैं टाइम के अकॉर्डिंग। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन रिमेन फाउंडेशनल, लेकिन बेसिक तो तैयार करके गए हैं। अंडरस्कोरिंग द टाइमलेस ऑफ नेचर्स हिज इनसाइट्स, और उन्होंने पहले ही देख लिया था कि उनके जो काम है वो सब लोग मानने ही पड़ेंगे। बाय अंडरस्टैंडिंग फेयोल्स थ्योरी, आज हमने समझा है, वी गेन वैल्यूएबल टूल्स फॉर एनालाइजिंग, इंप्रूविंग सिस्टमैटिक गवर्न ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटीज़। इससे हम सोसाइटी और गवर्नमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर, वेदर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेस, चाहे वो लोक प्रशासन हो या प्राइवेट बिजनेसेस हो, नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स हो। फेयोल लेगेसी हमेशा बनी रही है, एंड्योर एज अ टेस्टमेंट टू द पावर ऑफ सिस्टमैटिक मैनेजमेंट। तो आज हमने पढ़ा फेयोल को, बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंकर हैं ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।